लास्ट ईयर जुलाई के अराउंड मैंने अपनी पहली जॉब ज्वाइन की थी। बाकी सारे कॉलेज स्टूडेंट्स की तरह मेरे भी कुछ एस्पिरेशंस थे। ऑब्वियसली आई थॉट ऑफ कि यार जॉब ज्वाइन करने के बाद ना मैं पक्का आईफोन खरीदूंगी। लग तो नहीं रहा। कपड़े में तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी, पक्का ज़ारा के नहीं है भाई। तो आखिर मैंने किया क्या, मतलब जॉब ज्वाइन करने के बाद मेरी सैलरी कहाँ गई, राइट? सो या दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सम ऑफ माय सैलरी मिस्टेक्स जो मैंने करे हैं। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, मैं कोई इन्वेस्टमेंट में कोई मनी मैनेजमेंट गुरु नहीं हूँ। व्हाट एम आई गोइंग टू टॉक इज जस्ट प्योरली बेस्ड अपॉन माय एक्सपीरियंस। अगर आपको एक्चुअली मनी, फाइनेंसेस, मैनेजमेंट इनके बारे में सीखना है तो डेफिनेटली थ्रू आउट द वीडियो मैं कुछ ऐसे रिसोर्सेज बता रही हूँ जिससे मैंने सीखा है। तो अगर आपको वो लेजिट लगे तो आप भी उनको फॉलो कर सकते हो। बाकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आई एम श्योर मेरे छोटे भाई और बहनों, अगर आप जॉब ज्वाइन करने वाले हो, ये वीडियो ना पक्का आपसे कुछ ना कुछ गलती होने से जरूर बचाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट मिस्टेक विच आई डिड वाज कि यार मैंने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ली। अब मैं ऐसा नहीं बोल रही कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब तो मैं हेल्थ इंश्योरेंस लूंगी तो बेनिफिट ही नहीं है। बट डेफिनेटली आप हेल्थ इंश्योरेंस जितना जल्दी लेते हो आपको उसका बेनिफिट उतना ज्यादा मिलता है। क्यों? पहली चीज, यह सेक्शन 80D ऑफ इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग आप जो भी प्रीमियम पे करते हो ना अपने हेल्थ इंश्योरेंस पे, आप उस पर टैक्स डिडक्शन अवेल करा सकते हो। आई एम श्योर अभी आपको इतना सेंस नहीं बना रहा होगा टैक्स प्रीमियम क्या, बट आप एक बार जब जॉब स्टार्ट करते हो ना, देन यू रियलाइज कि यार आप अपने इनकम का एक अच्छा अमाउंट टैक्स में दे रहे हो। तो दिमाग में ऐसा चलता रहता है यार टैक्स बचाऊं, ये चीज है। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको हेल्थ इंश्योरेंस हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। सेकंड, आप एक यंग एज में अगर हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हो तो आप एक ज्यादा अमाउंट का कवरेज ले सकते हो, गिविंग अ स्मॉल प्रीमियम अमाउंट। अब आई एम श्योर बहुत लोगों को कवरेज और प्रीमियम के बारे में नहीं पता होगा क्या होता है। इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में एक रिसोर्स लगाऊंगी, आप वो जाके देखना, आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा कि कवरेज प्रीमियम क्या चीज होती है एंड मैं अभी आपसे क्या बोल रही हूँ, ठीक है। जस्ट टू कीप वीडियो शॉर्ट, यहाँ पे मैं वो चीज एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। थर्ड, जनरली क्या होता है जब भी हम हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं ना, तो खुद के लिए नहीं लेते, अपने लिए, अपने मम्मी पापा के लिए ऐसे लेते हैं। तो इस केस में क्या होता है ना यार कि हमारा वो जो मैंने बोला ना, आप जितने यंग एज में इंश्योरेंस लेते हो आपको पैसा कम पे करना होता है। तो यार उसका इफेक्ट आपको अपने ऊपर कम दिखेगा, पर जब आप अपने मम्मी पापा के लिए लेते हो ना तो वो इफेक्ट आपको ज्यादा दिखने लगता है। क्यों? यार वहां क्या होता है ना कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वो 5 इयर्स के स्लैब होते हैं। लाइक 45 to 50 में आपको उतने ही कवरेज के लिए इतनी प्रीमियम देनी है, पर जैसे ही आप वो 50 to 55 वाले एज में जाओगे ना, वैसे ही वो आपका जो प्रीमियम अमाउंट है ना उतने ही कवरेज के लिए वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में बढ़ जाता है। सो डेफिनेटली आपके मम्मी पापा का एज जो होता है, हम सबके मतलब आपके क्या, वो अराउंड 50 के आसपास होता है। तो उस कंडीशन में आप जितना जल्दी हेल्थ इंश्योरेंस उनके लिए भी ले रहे हो वो काफी बेनिफिशियल हो जाता है। एज वेल जैसे जैसे उनकी एज बढ़ेगी या किसी की भी एज बढ़ेगी, डिसीजेस भी बढ़ते हैं एंड इससे क्या होता है कि अगर आपका डिसीज ज्यादा आता है तो हेल्थ इंश्योरेंस में आपको वो बेनिफिट कम मिलता है। तो फॉर श्योर हमें ट्राई करना चाहिए कि यार हम जितने यंग एज में उस चीज को अवेल करा सकें, उससे हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट्स ही होने वाले हैं। सो या एक था ये हेल्थ इंश्योरेंस वाली चीज। सो द सेकंड मिस्टेक आई डिड वाज फिक्स्ड डिपॉजिट। अब आप ऐसा सोच रहे हो कि यार फिक्स्ड डिपॉजिट मैंने क्यों किया, मैंने स्टॉक्स में क्यों नहीं लगाया, मैंने म्यूचुअल फंड्स, क्रिप्टो में क्यों नहीं लगाया, राइट? बट यार ये मिस्टेक इससे रिलेटेड नहीं है। आप कभी भी इन्वेस्टमेंट करते हो ना तो आपके कुछ सेफ इन्वेस्टमेंट होते हैं, कुछ रिस्की इन्वेस्टमेंट होते हैं। सो टुडे आई विल बी टॉकिंग अबाउट कि यार सेफ इन्वेस्टमेंट में भी ना आपके पास FD से एक बेटर वे होता है। एंड इस वे के बारे में अभी मैंने रिसेंटली एक्सप्लोर किया थ्रू सर अंकुर वारिकूज वीडियो, जहां पे उन्होंने बताया था कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के बारे में। सो मैं आपको ये वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में लगा रही हूँ, बट लेट मी जस्ट टेल यू अ ब्रीफ अबाउट कि यार ये कॉर्पोरेट बॉन्ड्स क्या होता है एंड बेसिकली ये क्यों बेटर है। देखो होता क्या है, कभी भी कंपनी को सपोज स्केल करना है ना, उसे चाहिए फंड्स। तो उसके पास दो तरीके हैं। पहला क्या कि यार वो अपने शेयर्स मार्केट में बेच सकती है, बेस्ड अपॉन दैट उसको पैसे मिल जाएंगे। बट यहाँ पर एक डीमेरिट भी होता है। वो क्या होता है कि कंपनी की ओनरशिप भी कम होती है, लाइक वो अपना ओनरशिप भी एक तरह से लोगों को दे रही है, राइट? तो इसमें क्या होता है, कई बार कंपनी ऐसा नहीं चाहती कि मुझे ओनरशिप देना है, तो उस केस में वो क्या करते हैं, लाइक व्हाट वी ऑल डू, हम लोग क्या करते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, राइट? सो दैट इज व्हाट कंपनी ऑल्सो डू, टेकिंग अ लोन फ्रॉम बैंक, और देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, जहां पर यही होता है कि यार सपोज उनको कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट है एंड व्हाट दे विल डू इज कि यार वो पैसा हम और आपके जैसे लोग उनको देते हैं एंड दे विल से यू कि यार इस फिक्स टाइम के बाद 5 साल 10 साल जितने साल भी हो, जो भी हो टाइम आप देख सकते हो, उसमें मैं आपको इतना % रिटर्न दे दूंगा। सो दैट इज हाउ कि यार यहाँ पे आपके रिस्क फैक्टर काफी कम हो जाते हैं। इट्स इक्वलेंट टू कि आपको बस कंपनी अच्छी रिसर्च करनी है एंड आपको काइंड ऑफ उनके साथ
ये तरह का बॉन्ड्स वाली जो चीज मैंने एक्सप्लेन करी आप कर सकते हो। अब यहाँ जो हमारा कॉर्पोरेट बॉन्ड से रेट ऑफ रिटर्न होता है ना, वो काफी हाई हो जाता है एज कम्पेयर टू एफडी। अगर आप एफडी देखते हो तो वहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 5 से 6% रिटर्न मिलता है ना, जिसको अगर आप इन्फ्लेशन के अगेंस्ट करोगे ना तो आपको कभी कभी ऐसा लगेगा कि यार रेट ऑफ रिटर्न ऑलमोस्ट निग्लेजिबल था, मतलब कुछ मिला ही नहीं। बट कॉन्ट्ररली कुछ होता नहीं है, बट कॉन्ट्ररी यहाँ पर जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की हम बात कर रहे थे, यहाँ पर आपको 10, 12, 13, 11 ऐसे % रिटर्न्स मिलते हैं। तो है ना ये कमाल की चीज। ऑब्वियसली एफडी से बेटर ऑप्शन था मेरे पास, जो मुझे काश अंकुर सर ने पहले वीडियो बनाया होता, मुझे पता चलता ना, मैं पक्का बॉन्ड्स में लगाती। बट ठीक है, छोड़ो, अभी तो मिस्टेक कर दी है ना। अब थर्ड, सेविंग अकाउंट में पैसे रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें ऐसा लगता है सेविंग अकाउंट में पैसे क्यों रखेंगे, सारे पैसे इन्वेस्ट कर दो, बस पैसे 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 इन्वेस्ट कर दो। ऑब्वियसली दिमाग में यही चीज चलती है ना, बट बिलीव मी, आपके पास सेविंग अकाउंट में कुछ पैसे रहना बहुत जरूरी है। अभी ड्यू टू जो भी हमारा सिचुएशन चल रहा है, ये चीज मैंने और फील करी कि यार आप सेविंग अकाउंट में अगर पैसे नहीं रखते हो ना, लाइक मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ कि मुझे पैसे की जरूरत है और मेरे पास सेविंग अकाउंट में पैसे नहीं थे। एंड इन दैट केस आई रियलाइज कि यार एक टर्म होता है लिक्विडिटी। होता है क्या ना कि आप जो भी आपके पास एसेट है, सपोज गोल्ड है, स्टॉक में आपने पैसे डाल रखे हैं, जहां भी, आप उसको कितना जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, दैट इज लिक्विडिटी। आपने अगर कभी गोल्ड लेके रख लिया ना इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में, या स्टॉक में पैसे लगा दिए या म्यूचुअल फंड में लगा दिया, तो वहां आपकी लिक्विडिटी कम हो जाती है। एंड कभी भी आपको अगर इंस्टेंट पैसे की जरूरत हो ना, तो वहां पे आपके पास हमेशा पैसे जो सेविंग अकाउंट में रहते हैं ना, वही काम आने वाले हैं। आप उस वक्त ये नहीं सोचोगे कि यार स्टॉक से पैसे निकाल लूंगा, ऑब्वियसली निकाल लोगे, बट वो लिक्विडिटी भी तो देखो, आपको तुरंत नहीं मिलेगी पैसे, है ना। तो ऑब्वियसली आपके पास कुछ ऐसे पैसे होने चाहिए जो आप जहां भी रखो पर उसकी लिक्विडिटी हाई होनी चाहिए। आइदर कीप इट इन कैश, जो लोग आजकल रखते नहीं है, एंड इवन आई फील कि यार उसमें चोरी वोरी का काफी डर रहता है, तो मत रखना। कीप इट इन सेविंग अकाउंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स अंडररेटेड बट कीप इट, क्योंकि मैंने ये रियलाइज किया मेरे को पैसे लेने पड़ गया, तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि डोंट डू दिस मिस्टेक, है ना। अब फोर्थ चीज, ईएमआई। आई एम श्योर बहुत लोगों को लगता है कि यार ईएमआई तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, इससे तो मैं घर खरीद सकता हूँ, गाड़ी खरीद सकता हूँ, ये खरीद सकता हूँ, वो खरीद सकता हूँ, है ना। बट मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि ईएमआई इज नॉट गुड, डोंट गो फॉर इट, डोंट गो फॉर इट। लेट मी लिटिल बिट एक्सप्लेन यू मैं क्या कहना चाहती हूँ। सपोज आज मेरे को लगा कि मेरे को एक फोन खरीदना है ईएमआई पे, है ना, जिसका कॉस्ट 50-60 हजार है। मैंने डिसाइड किया मैं आईफोन ले लूंगी या लेट सपोज OnePlus ले लूंगी, एंड मैंने कहा कि मैं ईएमआई पे लूंगी। मे बी दिस कुड बी अ बेटर चॉइस फॉर मी, या मैं ले सकती हूँ, या मुझे ले लेना चाहिए। आई विल वॉच फॉर इट कि हाँ यार, अगर आपका कोई ऐसा गोल है या आप ऐसा कोई ईएमआई लेना चाहते हो तो गो फॉर इट। क्यों गो फॉर इट? क्योंकि यार मैं अगर उसको अगेंस्ट मेरी सैलरी देखूंगी तो मेरे को लगेगा कि यार मैं बहुत भी कम पैसे भी बचाऊंगी ना। लाइक मैंने डिसाइड किया कि चलो मैं ईएमआई 10-10 हजार के दे दूंगी, है ना, तो भी मैं 5 से 6 महीने में अपना वो ईएमआई कंप्लीट कर लूंगी। तो दैट इज ओके फॉर मी। आई एम वेरी श्योर ऑफ द फैक्ट कि यार ये 4-5-6 महीने में ना ये ईएमआई मेरा चला जाएगा। तो दैट कैन बी अ गुड ऑप्शन फॉर मी कि यार चलो मैंने ईएमआई ले लिया, ठीक। ऑन कॉन्ट्ररी, जो मैं अपने आई से करियर के एकदम स्टार्ट में गलती करने वाली थी ना, दैट इज डोंट गो फॉर अ ईएमआई ऑफ कि यार मुझे तो ड्रीम हाउस चाहिए, मेरे को तो ड्रीम कार चाहिए, तो मैंने एक ही बार 50-60 लाख का अपना ईएमआई ले लिया, समझो, घर ले लिया जिसकी मैं ईएमआई ही भरते जा रही हूँ। व्हाई एम आई सेइंग दैट? बिकॉज करियर के स्टार्ट में ना हमेशा आपको अपने आप को थोड़ा खुला रखना चाहिए कि यार कल को मेरा मन किया कि मेरे को ये करियर स्विच करनी है, मेरे को कुछ और करनी है, तो आई शुड नॉट बी ना इन द प्रेशर कि यार ईएमआई देना। अगर मैंने जॉब स्विच किया तो मैं ऑब्वियसली ईएमआई कैसे दूंगी, है ना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने स्टार्टिंग ऑफ माई करियर जब मैंने जॉब ज्वाइन किया था, मैंने डिसाइड किया, मतलब मम्मी पापा हमने डिसाइड किया मैं घर लेंगे, ठीक है। सपोज मैंने सोचा यार कि मैं 50 लाख का घर लूंगी, है ना। लेट सपोज कि मेरी सैलरी 1 लाख है, उसमें से मैं मर मर के मतलब अच्छे से हंस खेल के मैंने कहा मैं 50-50 हजार हर महीने बचाऊंगी, है ना। मैं 50-50 हजार अगर हर महीने बचा रही हूँ तो एट द एंड ऑफ ईयर मैं 6 लाख बचाती हूँ। मैंने अगर 50 लाख का घर लिया, लेट सपोज मैंने 10 लाख का डाउन पेमेंट कर लिया, तो भी तो 40 लाख मेरे बच रहे हैं। अगर मैं 6-6 लाख हर साल बचा रही हूँ ना मेरे दोस्त, तो ऑलमोस्ट 8-9 साल तो मैं ईएमआई भर रही हूँ। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे, 2 साल बाद तो SD2 बन जाएगी, तब तो सैलरी बढ़ जाएगी, तब तो जल्दी पे कर देगी, है ना, ऐसी चीजें बोलोगे ना। लेट सपोज वो भी चीज हो जाती है ना, तो भी तो यार टाइम लगेगा, 5 साल मिनिमम भी। और उसमें भी आप देख रहे हो मैं इतना सारा सैलरी बचा रही हूँ, लाइक 50,000 में हर महीने बचा रही हूँ। एंड इसमें क्या है कि मेरे सर पे एक बार वो ईएमआई आ गया ना, मैं आप सोच ही नहीं सकती, कुछ और कि यार मेरा कुछ और करने का मन है क्या, मैं ये स्विच कर सकती हूँ क्या, मैं ये वो स्विच कर सकती हूँ क्या, आप नहीं सोच सकते, वो प्रेशर बढ़ जाएगा आपके ऊपर, राइट। सो आई वॉज वेरी लकी एंड फॉर्चुनेट कि इस वाले मिस्टेक से मैं बच गई। लकीली मेरी एक दोस्त ने मेरे को समझाया, मैं बच गई। एंड फिर मैंने अपने मम्मी पापा को कन्विंस कर लिया कि नहीं, हमें ये गलती नहीं करनी चाहिए, प्लीज। अब्बा नहीं मानेंगे। So
दैट इज व्हाट आई सजेस्ट यू, आई सजेस्ट एवरीवन जो भी देख रहा है कि डोंट गो फॉर ऐसे बड़े बड़े EMIs इन स्टार्ट ऑफ योर करियर। So yeah, that was all the mistakes which I wanted to share with you. काफी ऑनेस्टली बताई अपनी चीज। आपको अगर कुछ ऐसा लगता है कि हाँ मतलब पता नहीं क्या लगता है मैं जा रही थी बोले, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं कोई और गलती कर सकती हूँ तो वो कमेंट में बता देना, और ऑब्वियसली आपको कैसा लगेगा मैं बकवास कर रही हूँ, ठीक है। सो या दिस वाज द वीडियो अबाउट माय सैलरी मिस्टेक्स। आपको वीडियो अच्छी लगी हो, जैसी लगी हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, या आपका कुछ नया सजेशन हो जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप और कमेंट सेक्शन में बताओ। तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ, बी हैप्पी, टेंशन कम लो। आई नो टफ सिचुएशन है बट यही बोल सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।